Hello, my dear student. Now I am explaining the cell cycle according to NCERT. It is very important topic of the NEET exam. Cell cycle is a very important process in all living organisms except प्रोकैरियोट्स. ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा, बाकी सारी सेल यूकैरियोट्स में मिलेगा. During the division of cell, DNA replicate and cell growth also take place. जब डिवीजन होता है तो सेल में पहले ग्रोथ होती है, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a cell duplication its genome, synthesis the other constituent of the cells, and eventually divide into daughter cell is termed as cell cycle. ये बोला है जो सेल साइकिल के सारे इवेंट्स हैं उसमें पहले जीनोम की सिंथेसिस होती है, फिर सेल के दूसरे पार्ट की सिंथेसिस होती है, फिर सेल इक्वली डिवाइड हो जाती है, इवेंचुअली डिवाइड इन टू डॉटर सेल. इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल साइकिल. ऑल दीज इवेंट्स आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सीडीके प्रोटीन. है ना? ये सारे इवेंट्स जो हैं सेल साइकिल के, ये जेनेटिक कंट्रोल होते हैं. प्रोटीन का नाम होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन. सेल साइकिल कंप्लीट इन्वॉल्व टू स्टेज. कंप्लीट होने में टू स्टेज इन्वॉल्व होते हैं. पहला इंटरफेस होता है, दूसरा एम फेस होता है. अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू. क्या इंटरफेस? पहले इंटरफेस समझिए क्या है. ये दो एम फेस के बीच का पार्ट है. पहले एम फेस आएगा, फिर इंटरफेस आएगा, फिर एम फेस आएगा. तो ये जैसे एम फेस हो गया, ये एम फेस हुआ, फिर ये क्या आया? इंटरफेस, फिर एम फेस. तो दो एम फेस के बीच का पार्ट क्या कहलाएगा? इंटरफेस. ये 90 टू 95% ये टाइम लेता है सेल साइकिल का. देख रहे हैं मैक्सिमम टाइम ले रहा है. ये डायग्राम में देख रहे हैं 90 टू 95%. क्रोमोसोम इसमें विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि इंटरफेस का न्यूक्लियस क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है. इंटरफेस की तीन सब स्टेज होती है, G1, S, G2. ये G1 स्टेज हो गई, यहाँ पे सेल ग्रो करती है. S फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. G2 फेस में फाइनल प्रिपरेशन होती है डिवीजन की. G0 फेस, ये सेल साइकिल से बाहर हो जाते हैं, है ना. व्हेन सेल एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, यहाँ पे सेल मेटाबॉलिक एक्टिव तो रहती है लेकिन कोई फंक्शन ग्रोथ का या डिवीजन का नहीं करती है. एम फेस सबसे छोटा फेस होता है सेल साइकिल का. इसमें एक्चुअली सेल डिवीजन होता है. इसको माइटोसिस बोलते हैं, मियोसिस नहीं बोलते हैं. इसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस. अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल. हर ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होता है. ह्यूमन में 24 आवर्स, ईस्ट में 90 मिनट्स, बैक्टीरिया में 20 मिनट्स. बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है. एक जनरल एग्जांपल लिए हैं टाइम्स का, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं. जीवन फेस ये हो गया सेल साइकिल का पहला फेस हो गया. इसको प्री डीएनए सिंथेसिस फेस या पोस्ट माइटोटिक फेस या ग्रोथ फेस बोलते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन से पहले हो रहा है इसलिए बोला प्री डीएनए सिंथेसिस फेस. माइटोसिस के एम फेस के बाद इसलिए बोला पोस्ट माइटोटिक फेस. यहाँ पे सेल ग्रो करती इसलिए इसको बोला ग्रोथ फेस. इन दिस फेस सेल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड नो चेंज इन न्यूक्लियोप्लाज्म ड्यूरिंग दिस फेस ऑफ द सेल इज मेटली एक्टिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रो. यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल साइटोप्लाज्म में चेंज होगा. ये बाहर जो है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियस के अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं होगा. ड्यूरिंग जीवन फेस मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज. वो सब सिंथेसाइज होगा जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. इन दिस फेस NC ratio of the cell decrease and cell take the decision of the division. ये इंपॉर्टेंट है. G1 फेस में ही सेल क्या करेगी? डिसीजन लेगी कि इस फेस में जाना है कि नहीं जाना है.
फिर वो एस फेज में इंटर करेगी। एनसी रेशियो क्या होता है, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है, अब मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दूं, तब साइटोप्लाज्म बढ़ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म कम हो गया। तो यहाँ इस डायग्राम में एनसी रेशियो ज्यादा है और इस डायग्राम में एनसी रेशियो कम हो गया, क्योंकि साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया। अब आते हैं एस फेज में। एस फेज को हम बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज। इफ द सेल इंटर द एस फेज, इट मस्ट बी रिप्लिकेट, मस्ट बी डिवाइड। एक बार एस फेज में चले गए तो वापस बैक नहीं हो सकते। रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ द स्टोन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन टेक प्लेस इन द एस फेज। एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर जितना अमाउंट है वो डबल होगा। ये डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया, वो एक से दो डीएनए बन गए, यानी 1 डीएनए 2 डीएनए हो गया। 10 पिकोग्राम डीएनए तो 20 पिकोग्राम डीएनए हो गया। ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए में अकर इन एनी स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। जो साइटोप्लाज्म का डीएनए वो सेल साइकिल की किसी भी स्टेज में हो सकता है, वो एस फेज में हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। फोर्थ पॉइंट बोला, एनिमल सेल में एस फेज का डीएनए रेप्लिकेट तो होता ही है, इसके अलावा सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म में। ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द फेज अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डबल। एंड देन सेल इंटर इन द G2 फेज। देखिए डायग्राम में G1 फेज से सेल कहाँ आई, एस फेज में आई। एस फेज को मैंने बोला डीएनए सिंथेसिस फेज। एस फेज के बाद कहाँ जाएगी, G2 फेज, इसको बोलेंगे फाइनल प्रिपरेशन फेज, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्री माइटोटिक फेज, माइटोसिस से पहले हो रहा है। और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, डीएनए सिंथेसिस के बाद हो रहा है। आई बात समझ में, डीएनए के बाद हो रहा है इसलिए पोस्ट डीएनए बोला, एम के पहले है इसलिए बोला प्री माइटोटिक फेज। यहाँ पे फाइनल प्रिपरेशन होती है एम फेज के लिए ड्यूरिंग दिस फेज, यानी एम फेज माइटोसिस में क्या क्या लगेगा यहाँ पे उसकी तैयारी होती है। इन दिस फेज cell synthesize all enzyme and protein for the division and synthesize the tubulin protein for the spindle। यहाँ पर ट्यूबलिन प्रोटीन भी बनेगी जो एम फेज में स्पिंडल का फॉर्मेशन करती है। मेटा फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए एंड अदर न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म आर डबल इन दिस फेज। ध्यान रखिएगा, इस फेज में G2 फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है और साइटोप्लाज्मिक अमाउंट भी डबल हो जाते हैं। अब इस डायग्राम में दिख रहे हैं आपको चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट अपन आगे डिस्कस करते हैं। G2 फेज के बाद आता है G0 फेज। तो G0 फेज ये हुआ जब सेल G1 फेज से निकल जाती है। अगर सेल साइकिल के अंदर रहेगी तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर डिवीजन नहीं करना है तो वो कहाँ चली जाएगी, G0 फेज में। जैसे कि प्लांट में ब्रांच तोड़ देते हैं तो नई ब्रांच निकल आती है, तो सेल साइकिल के अंदर रहती इसलिए निकल आती है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप कोई फ्लावर का पेटल तोड़ लें तो दूसरा पेटल नहीं निकलेगा, है ना। कोई फ्रूट लगा है, बनाना लगा है, आधा बनाना काट लें तो नया बनाना नहीं बनेगा, क्योंकि बनाना की सेल कहाँ चली गई, G0 फेस में। ऐसे हार्ट की सेल, नर्व सेल कहाँ चली गई, G0 फेस में चली गई, ये वापस डिवाइड नहीं करेगी, है ना। इट इज ए इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड द क्यूसेंट स्टेज। सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल एट द एंड ऑफ G1, G1 के एंड से निकलती है। These cells do not divide further. Example is heart cell and nerve cell. In this phase, NC ratio is maintained रहेगा। Cell come back to G1 stage for the further division और repairing of the organism। कुछ सेल जो होती हैं जो रिपेयर करती हैं वो वापस G0 से G1 में आ सकती हैं और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बनाती हैं। इन प्लांट सोमेटिक सेल कम बैक फ्रॉम G0 टू G1। अब सोमेटिक सेल वही हो गया ना, ब्रांच को मैंने स्टेम से तोड़ा तो नई ब्रांच स्टेम से निकली, तो स्टेम की पहले सेल कहाँ थी, G0 से, G0 से कहाँ गई, G1 में। ऐसे हमारी बॉडी में हीलिंग होती है, तो जब हील होती है तो सेल G0 से वापस कहाँ आती है, G1 में, और रिपेयर करके वापस G0 में चली जाती है। रिप्रोडक्टिव सेल डू नॉट शो दिस फीचर। रिप्रोडक्टिव सेल एक बार G0 में चली जाती तो वापस नहीं आती है। जैसे ओवरी से फ्रूट बन गया तो फ्रूट बनने के बाद वो G0 में चली गई, क्योंकि फ्रूट को हम काट के उससे पूरा फ्रूट नहीं बना सकते, है ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट,
सेल साइकिल में चेक पॉइंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे चेक पॉइंट होते हैं? G1 से सेल जब S फेस में जाती है तो यहाँ पर G1S चेक पॉइंट आता है। इसका काम क्या होता है? सेल का साइज बराबर बढ़ गया है, न्यूट्रिएंट एनर्जी है, डीएनए डैमेज तो नहीं है, ग्रोथ फैक्टर है। अगर डीएनए डैमेज नहीं है तभी सेल कहाँ चली जाएगी? एस फेस में। अगर डीएनए डैमेज हुआ तो सेल एस फेस में नहीं जाएगी, अपने आप को डाई करा लेगी। तो ये पहला चेक पॉइंट हो गया, जो किससे कंट्रोल होगा? CD के प्रोटीन से। अब दूसरा चेक पॉइंट मिलता है G2 और M के फेस में। अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, सेल G2 में पहुंच गई। G2 से जब M फेस में जाएगी तो सेल देखेगी डीएनए का कंप्लीट रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। रेप्लिकेशन के बाद कोई डीएनए में एरर तो नहीं है। अगर एरर होगी तो सेल उसको एम फेज में नहीं भेजेगी, यानी एस फेज सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। ये G2 फेज में चेक होता है। कहाँ चेक होता है? G2 और M चेक पॉइंट पर। ये भी CD के प्रोटीन से कंट्रोल होता है। फिर जब M फेज में पहुंचते हैं तो मेटा फेज और एना फेज के पास वापस एक चेक पॉइंट आता है M और G1 चेक पॉइंट। यहाँ पे देखते हैं स्पिंडल असेंबली प्रिपेयर है कि नहीं है। वो स्पिंडल प्रॉपर बनाएगी और स्पिंडल बनने के बाद एना फेस में स्पिंडल मूवमेंट होना जरूरी है ना। एना फेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और स्पिंडल फॉर्मेशन दोनों होना जरूरी है। अगर स्पिंडल फॉर्मेशन की ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होगी तो यहीं पे सेल साइकिल रुक जाएगी। तो 3 चेक पॉइंट हो गया। पहला हो गया G1S, दूसरा हो गया G2M, तीसरा हो गया MG1, है ना। तो G1 से S में जाने पे चेक करेंगे, ऐसे ही G2 से M में जाने का चेक करेंगे, और M से G1 में जाने से पहले देखेंगे स्पिंडल प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट पेज पे ये वापस वही आ गया। पहला चेक पॉइंट G1 हो गया, देखेंगे डीएनए डैमेज है तो एस फेज में नहीं भेजेंगे। दूसरा चेक पॉइंट सेल साइज और डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है तभी एम फेज में भेजेंगे। एम फेज में एना फेज में देखेंगे अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल क्रोमोसोम स्पिंडल प्रॉपर अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो सेल साइकिल वहीं पर रुक जाएगी। नेक्स्ट पेज। अब ये जो CD के प्रोटीन है कई तरीके से होती है, D, E, A और B। G1 फेज में साइक्लिन D, CD की बताया था साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस प्रोटीन, ये यूज होती है जो G1 से S फेज में भेजती है। E का काम क्या होता है? प्रिपेयर करना S फेज के लिए सेल को। A का काम क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन को एक्टिवेट करना। B का काम क्या होता है? माइटोटिक स्पिंडल वाला काम B का होता है। क्लियर हो गया? तो चेक पॉइंट 3 है लेकिन CD के प्रोटीन 4 होती हैं। इसके बाद अपन आते हैं M फेज में, है ना। G1 फेस हो गया, S फेस हो गया, G2 फेस हो गया, ये दोनों चेक पॉइंट हो गए, और ये तीसरा चेक पॉइंट हो गया। इसके बाद हम कहाँ पहुंच गए? एम फेस को। एम फेस को माइटोटिक फेस भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ड्रामेटिक स्टेज है, 5 से 10% कवर करता है पूरे सेल साइकिल का, क्योंकि 90 to 95% कौन कवर करता है? इंटरफेस। देख रहे हो इतना बड़ा डायग्राम में? इंटरफेस अकर बिटवीन द टू आई फेस, टू इंटरफेस के बीच में मिलेगा। एम फेस बताया था, एक आई फेस आया, फिर एम फेस आया, फिर क्या है? आई फेस। तो दो, पहले एक इंटरफेस हुआ, फिर एम फेस आया, फिर एक इंटरफेस हुआ। इट रिप्रेजेंट द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल कंप्लीट इन ए 2 स्टेप। एम फेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, है ना। साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन होता है। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosome and usually end with the cytoplasm। एम फेज में ही केवल क्रोमोसोम बनते हैं, इंटरफेस में क्रोमोसोम नहीं बनते हैं। इस तरह अपना ये सेल साइकिल कंप्लीट हुआ। आप फीडबैक दीजिए, कमेंट लिखिए और शेयर करिए। ओके बाय।